हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने प्रश्न आ गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण कहाँ होता है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा महासागरों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन का अधिकांश स्थिरीकरण जो होता है वो महासागर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप इसको याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और आप गलत आंसर करके चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, बताइए। कोशिकीय श्वसन का प्रारंभिक भाग ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर हो जाए कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। लौह तत्व का अंश सर्वाधिक किस में पाया जाता है, बताइए। लौह तत्व का सर्वाधिक अंश किस में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में। ठीक है दोस्तों, लौह तत्व का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, किस खाद्यान्न के अधिक खाने से पेलाग्रा नामक रोग का प्रकोप होता है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का का कोई भी सामान खाने से, रोटी खाने से, चाहे जो भी, उसको खाने से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, पेलाग्रा विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका आहार मुख्य रूप से मक्का पर निर्भर करता है। मक्के में नियासिन कम होता है और यह ट्रिप्टोफैन का भी खराब स्रोत है। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपने शरीर के किस भाग से निकले स्राव से मकड़ियाँ झाड़ बनाती है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उदर के पश्च भाग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उदर के पश्च भाग में स्थित, सॉरी, उदर के पश्च भाग में जिस वजह से मकड़ियाँ जाल बनाती है वो उदर के पश्च भाग से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, बताइए फ्रेंड। रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का फटाफट क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। ठीक है, रुधिर परिसंचरण या रक्त परिसंचरण के नाम से इसको बोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है, बताइए। कटल फिश किस संघ की सदस्य होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए फ्रेंड। ऐसे ही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं और आप गलत मार्कर चले जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी मोलस्का। ठीक है, कटल फिश जो होते हैं वो मोलस्का संघ से, सॉरी, मोलस्का संघ के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कटल फिश का राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, मोलस्का संघ की सदस्य होती है कटल फिश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताइए। सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्गीकरण में वर्गीकी के समूहों का सही आरोही क्रम जो है वो स्पीसीज, जीनस, फैमिली और आर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण में वर्गीकी का जो आरोही क्रम का समूह है वो स्पीसीज, जीनस या जीन्स, फैमिली, आर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है, बताइए। बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर डी का कौन सा आंसर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्यूडोमोनास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, स्यूडोमोनास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। संघ प्लेटी हेलमिंथिज एक उदाहरण है, बताइए। संघ प्लेटी हेलमिंथिज किसका एक उदाहरण है, बताइए फ्रेंड। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन टफ हैं और पेपर में पूछ दिए जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता है। ठीक है, तो बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा सिस्टोनोमा। ठीक है, सॉरी, सिस्टोसोमा। संघ प्लेटी हेलमिंथिज एक सिस्टोसोमा का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडोसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा उत्तर सही होगा, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ नोट्स दिया गया है नीचे आपको। यहाँ पर दिया गया है राइजोबियम एक विशेष जीवाणु होता है जो पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, यह मटर आदि में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, बताइए। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, तो बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा जाइलम ऊतक पर जमा रहता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग आता है, उपयोग में आता है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। किस फसल का विकास पुष्पक्रम में होता है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, ठीक है, यहाँ पर नोट से दिया गया है। चलिए नीचे देख लेते हैं। अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का का विकास पुष्पक्रम में होता है। पुष्पक्रम फूलों की व्यवस्था को कहते हैं। पुष्पक्रम कई तरह के होते हैं, जैसे असीमाछी, समीमाछी, वाली, स्थूल मंजरी, कोरिम्ब इत्यादि, ठीक है। जितने भी फसल अनाज वाली होती हैं उन सभी में पुष्पक्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, बताइए किसके लिए निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं, बताइए किसका संग्रह अंग तना नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर होगा शकरकंद का, ठीक है। शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं होता है, ठीक है, और सभी का होता है, गन्ना का होता है, अदरक का होता है, आलू का होता है, ठीक है, लेकिन शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा तना है, बताइए निम्न में से कौन सा तना है। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर होगा अदरक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा अदरक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अभिकर्मक होता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अभिकर्मक होता है, कौन सा अभिकर्मक होता है, बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा आंसर सही होगा, तो राइट आंसर होगा आयोडीन विलेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड और एटीपी और एडीपी तथा एनएडीपीएच में समान है, बताइए कौन सा तत्व है, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा उत्तर सही होगा, तो राइट आंसर होगा फास्फोरस, ठीक है, यहाँ पर फास्फोरस रहेगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, फास्फोरस तत्व जो वो न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा एनएडीपीएच में समान होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं, बताइए किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं, बताइए। जोंक, हाइड्रा और फीता कृमि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, बताइए निम्न में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। वास्तविक सिलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है, बताइए वास्तविक सिलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोडर्म, ठीक है, वास्तविक सिलोम जो है वो मेसोडर्म के रूप में बनती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। वर्गीकरण में वर्गीकृत के समूहों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर ये प्रश्न दोबारा से इससे में आ गया है, तो इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, मैं पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित था जीवों के, किसके लिए आधारित था, बताइए फ्रेंड। लिनियस द्वारा दो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, वो जीवों के किसके किसके लक्षण पर या किस लिए
आधारित था, बताइए। तो राइट आंसर होगा संरचनात्मक लक्षणों पर, ठीक है, जीवों के संरचनात्मक लक्षणों पर आधारित था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। एनाड्रोमस मछलियां वे होती हैं जो आ जाती हैं, बताइए। समुद्र से ज्वारनद मुख में, ज्वारनद मुख से समुद्र में, एक नदी से दूसरी नदी में, एक समुद्र से दूसरे समुद्र में, बताइए फ्रेंड, किस में से किस में जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समुद्र से ज्वार नद में जाती हैं। एनाड्रोमस मछलियां वे होती हैं जो समुद्र से ज्वार नद मुख में जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एमनियोटा समूह में आते हैं, बताइए। एमनियोटा समूह में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर होगा सरीसृप, पक्षी एवं स्तनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, बताइए फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा आंसर सही होगा? मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। सर्वाधिक बड़ा स्तनपायी कौन सा है? सर्वाधिक बड़ा स्तनपायी कौन सा है? 28 का कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। तो राइट आंसर होगा व्हेल मछली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, रुधिर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। लंबे समय तक निकोटीन अम्ल की कमी से होने वाला रोग है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा पेलाग्रा, ठीक है। निकोटीन अम्ल की कमी से होने वाला रोग जो है वो पेलाग्रा रोग है, ठीक है। तो पेलाग्रा रोग जो होता है बहुत खतरनाक है, वो मक्का की ज़्यादा मात्रा लेने से होता है, ठीक है। मक्का की जो मात्रा है वो ज़्यादा लोगे ना तो वो पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निकोटीन अम्ल की कमी हो जाती है पेलाग्रा रोग में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया है निकोटीन एसिड या विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। यह एक पोषण से जुड़ा विकार है। पेलाग्रा में त्वचा, पाचन तंत्र और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से मादा जनन हार्मोन है, बताइए। मादा जनन हार्मोन है कौन सा? तो राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है मादा जनन हार्मोन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फास्फेट बांड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा क्राइब्स चक्र, ठीक है। फास्फेट बांड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा जो है क्राइब्स चक्र के रूप में बनती है, ठीक है। 32 का डी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। फेफड़ा की कृपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार चलती है, बताइए। यह किस प्रकार होता है? फेफड़ों में कृपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर होगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, सक्रिय ट्रांसपोर्ट के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका मानव में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं, बताइए फ्रेंड। 34 का राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। डायबिटीज इंसिपिड्स डीआई किसके नियंत्रण में होता है, बताइए। डायबिटीज इंसिपिड किसके नियंत्रण में होता है? तो राइट आंसर होगा एडीएच के नियंत्रण में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ एंटी यू यहाँ पर दिया गया है आपको एंटी डाक्यूरेटिक हार्मोन एडीएच मूल ऑस्मोलैटिड को बढ़ाने के लिए अपने लक्षित अंग गुर्दे पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है आपको, आगे आइए देख लेते हैं इसके बारे में। एंटी एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच मूत्र ऑस्मोलैटिटी को बढ़ाने के लिए अपने लक्षित अंग गुर्दे पर कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आगे चलते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, बताइए। लंबे क्यों हो जाते हैं? बासमती चावल के जो दाने होते हैं उसको पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, यही कारण बताना है आपको। तो राइट आंसर रहेगा एमाइलोज के कारण या एमाइलेज के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका एंटीबॉडीज किस में बनते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स में।
एंटीबॉडीज जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स में बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में ट्रैंक्विलाइजर है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इक्वेनियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट कालाजार फैलाता है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्ता मच्छी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैंसर संबंधित है, बताइए। कैंसर संबंधित है। राइट आंसर है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके, कैंसर जो होता है वो ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, आप इन सभी पॉइंटों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगता है, बताइए। 23 प्रश्न का राइट आंसर होगा कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों। स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावन होने लगता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है, बताइए। राइट आंसर होगा फफूंदी। इसको कवक भी बोला जाता है। ठीक है, कवक या फफूंदी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज की है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ठीक है, एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन है, बताइए। तो राइट आंसर होगा सी, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, बताइए। 45 का कौन सा आंसर सही होगा? जीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुलेखन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्तियों में आरएस तत्व होता है, बताइए बहन। तो राइट आंसर होगा 95, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, बताइए। तो राइट आंसर होगा लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है, बताइए। कौन सा एक कपी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लंगूर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जननिक अलगाव होता है। ठीक है, जाति उद्भवन तब होता है जब एक ही जाति की विभिन्न आबादियों का जननिक अलगाव हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जाति उद्भवन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें 50 प्रश्न दिया गया था और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। आज की बस इतना है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतजार करिए।